हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। आज हम एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। एजेंसी होता क्या है, इस एजेंसीज मीनिंग एंड डेफिनेशन, उसके बाद इसके एसेंशियल कौन कौन से हैं। आज हम ये सब एजेंसी के बारे में इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एजेंसी होता क्या है। Agency is a legal relationship between principal and agent. In the contract of agency, a person appoints another person to act on his behalf with the third person. Contract of agency में होता क्या है? Contract of agency legal relationship है between the principal और agent, और agent और principal के बीच में legal relationship है agency. Contract of agency में क्या होता है, एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है कि वो उसके बिहाफ पे उसके लिए काम करे, किसी थर्ड पार्टी के साथ काम करे, डील करे और बिजनेस वगैरह करे। उसके बिहाफ पे जो पर्सन अपॉइंट करता है किसी दूसरे पर्सन को, रखता है काम के लिए कि हाँ ये काम मेरे लिए करेगा। वैसे अभी देखते हैं आगे डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट को डिफाइंड किया गया है सेक्शन 182 में। फर्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ए पर्सन हु अपॉइंट्स अदर पर्सन टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ विद थर्ड पर्सन इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जो पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है, रखता है काम पे कि हाँ ये मेरे लिए काम करेगा और उस तीसरे पर्सन के साथ डील या फिर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मेरे बिहाफ पे करेगा। जो पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है, रखता है अपने उससे काम करवाने के लिए, वो होता है प्रिंसिपल। और अभी देखते हैं एजेंट। एजेंट कौन है? ए पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड इज़ कॉल्ड एजेंट। और जिस पर्सन को काम करने के लिए रखा जाता है वो होता है एजेंट, जिसे हम अपॉइंटेड करते हैं, मतलब जिसे हम एम्प्लॉय बनाते हैं अपना, वो होता है एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, ए अपॉइंट्स बी टू बाई 50 बैग ऑफ वीट ऑन हिज बिहाफ। ए ने बी को अपॉइंट किया कि वो 50 बैग वीट के खरीद के लेके आए उसके बिहाफ पे, मतलब कि उसके बिहाफ पे उसका नेम लेके खरीद के लेके आए उसके लिए। तो फिर इसमें जो फर्स्टली ये है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। फर्स्ट तो ये है, एक तो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सेकंड जो इसमें है, ए इज़ अ प्रिंसिपल एंड बी इज़ एन एजेंट। और सेकंड जो यहाँ पे है ना, ए जो है वो तो है प्रिंसिपल एंड बी जो है एजेंट, क्योंकि ए ने बी को अपॉइंट किया है कि वो जाके वीट के बैग लेके आए उसके लिए, उसके बिहाफ पे। तो फिर यहाँ पे ए जो होगा वो है प्रिंसिपल एंड बी जो होगा वो होगा एजेंट। अभी देखते हैं एसेंशियल ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के कौन कौन से एसेंशियल्स हैं। फर्स्ट जो इसमें है प्रिंसिपल, देयर मस्ट बी अ प्रिंसिपल हु अपॉइंट्स अनदर पर्सन एज एन एजेंट टू वर्क ऑन हिज बिहाफ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एक तो प्रिंसिपल होना चाहिए जो कि किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट्स करे एज एन एजेंट, कि वो उसके लिए वर्क करे, उसके बिहाफ पे वर्क करे एज एन एजेंट, किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करे। सेकेंड जो इसका एलिमेंट्स है वो है प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट। अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 183, एनी पर्सन हु इज़ कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट कैन एम्प्लॉय एन एजेंट, सो प्रिंसिपल शुड बी कॉम्पिटेंट। इसमें क्या है कि सेक्शन 183 बोल रहा है कि कोई भी पर्सन जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य है, वही पर्सन किसी दूसरे पर्सन को एज एन एजेंट अपॉइंट कर सकता है। इसलिए प्रिंसिपल को भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर वो एजेंट भी अपॉइंट नहीं कर पाएगा। थर्ड जो इसका एसेंशियल है वो है हु कैन अपॉइंटेड एज एन एजेंट। सेक्शन 184, वो कौन है जिसे हम एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। इसमें क्या है, एनी पर्सन वेदर और नॉट ही इज़ कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट मे बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट।
कोई भी ऐसा पर्सन, चाहे वो हो या ना हो कॉम्पिटेंट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य हो या ना हो, उसे हम एज एन एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। इसका जो फोर्थ एसेंशियल है वो है कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, सेक्शन 185। जो सेक्शन 185 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बोल रहा है कि मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए जो कंसिडरेशन है वो नेसेसरी नहीं है। कंसिडरेशन इज़ नॉट नेसेसरी टू द क्रिएशन एन एजेंसी if any person has agreed to bound by the act of another, it is a sufficient consideration to support a transaction of agency। इसमें क्या है कि consideration necessary नहीं है। अगर कोई person एग्री करता है, मतलब कि एग्री करता है कि हाँ वो दूसरे के लिए काम करने के लिए तैयार है, तो फिर जो है उसका एग्री होना वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होने वाली है उसको सपोर्ट करता है। और ये होता है उसका ये होना नहीं है कि कंसिडरेशन है या नहीं, बस वो पर्सन जिसे हम एज एन एजेंट अपॉइंट करने वाले हैं उसका एग्री होना ज़रूरी है। वो एग्री होना चाहिए कि हाँ वो एक्ट करने के लिए तैयार है किसी और के बिहाफ पे। अभी देखेंगे क्रिएशन ऑफ एजेंसी। अभी इसमें जो है सेक्शन 186, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जो सेक्शन 186 है वो बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। अब और जो इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 187, जिसमें डिफ़ाइन किया गया है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एजेंसी को। अभी देखेंगे एक्सप्रेस एजेंसी और इम्प्लाइड एजेंसी के बारे में। एक्सप्रेस एजेंसी, एन एक्सप्रेस एजेंसी में बी मेड orally by word of mouth और इन रिटर्न। एग्जाम्पल जो इसकी है पावर ऑफ टर्न। एक्सप्रेस एजेंसी बाय वर्ड भी बन सकती है, हम मतलब जो भी हम वर्ड वगैरह बोलते हैं उनके ज़रिए भी बन सकती है और इन राइटिंग में भी हो सकती है। इसकी जो एग्जाम्पल है वो है पावर ऑफ अटर्नी। और सेकंड जो है एम्प्लॉयड एजेंसी, when an agency is arise from the circumstances of case and implied from the act of parties। जब एक एजेंसी सर्कमस्टांसेस की वजह से बन जाए और एंड एम्प्लॉयड फ्रॉम द एक्ट ऑफ पार्ट और किसी और पार्टीज़ के एक्ट की वजह से अराइज हो जाए, वो एम्प्लॉयड हो एजेंसी में बोलते हैं। इसमें जो एजेंसीज हैं वो कैसे एजेंसीज मतलब क्रिएट होती है ये वाली, वो हम नीचे पढ़ते हैं। फर्स्ट वन देखेंगे एजेंसी बाय एस्टोपल, where a person by his conduct or word or written willfully leads another person to believe that certain person is acting as his agent, he is estoppel's letter from denying the truth of fact that such person is dealing as his agent। हाँ, इसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को बोल रहा है कि हाँ मैं किसी थर्ड पर्सन के दूसरे पर्सन को बोल रहा है कि मैं किसी दूसरे पर्सन का एजेंट हूँ और उसके बिहाफ पे काम करता हूँ, और जिसका वो एजेंट बोल रहा हो वो पर्सन भी पास में ही खड़ा हो और वो कुछ ना बोले, मतलब कि कुछ भी ना बोले कि हाँ ये मेरा एजेंट नहीं है, बस वो डिनाई कर दे कि मतलब कुछ बताए ना जिसके साथ वो बोल रहा है कि हाँ मैं इसका एजेंट हूँ और इसके बिहाफ पे काम करता हूँ, और वो जो जिसके बारे में बोल रहा है कि मैं इसका एजेंट हूँ वो कुछ ना बोले, तो फिर वो यहाँ पे जो एजेंसी होगी वो होगी एजेंसी बाय एस्टोपल। इसमें मतलब कि जो प्रिंसिपल मतलब जिसने नहीं बोला है कि हाँ ये मेरा एजेंट नहीं है, वो चुपचाप खड़ा सुन रहा है, तो फिर वो बाउंड हो जाता है एज एन प्रिंसिपल। तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल। ए एंड बी टॉकिंग टुगेदर, ए सेड टू बी दैट ही इज़ एन एजेंट of C and B trust on A and that time C is also available on that place। यहाँ पे place आना था टाइम की जगह पे that place, but he not denying, so there becoming an agency that is agency by estoppel। इसमें क्या है कि A और B बातें कर रहे हैं और A ने बोला B को कि वो C का एजेंट है एंड B ने ट्रस्ट कर लिया, बी ने ट्रस्ट कर लिया ए के ऊपर,
एंड उसी टाइम जो सी जो है उनकी बातें सुन रहा होता है और वो भी उसी जगह पे होता है, बट वो डिनाई नहीं करता कि हाँ ये मेरा एजेंट नहीं है, बस वो सुन रहा होता है और फिर डिनाई नहीं करता है। तो अब जो यहाँ पे एजेंसी बनेगी वो होगी एजेंसी बाय एस्टोपल, मतलब कि वो एजेंसी बन गई है उनके बीच में कि हाँ ये मेरे एजेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है। तो अभी जो देखेंगे एजेंसी बाय नेसेसिटी, इसमें क्या है कि नेसेसिटी इन सर्टन केसेस फोर्स अ पर्सन टू एक्ट एज एन एजेंट ऑफ अदर इवन विदाउट हिज कंसेंट। फॉर एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, फर्स्ट देखते हैं एजेंसी मतलब कि कुछ सर्टन केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे पर्सन को एक्ट करना पड़ जाता है एज एन एजेंट, चाहे थर्ड पर्सन को पता हो उसके बारे में या ना पता हो, बट उसे एक्ट करना पड़ जाता है एज एन एजेंट। वो होती है एजेंसी बाय नेसेसिटी, मतलब कि हमें अचानक से कोई भी काम करना पड़ गया। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से सारा कुछ पता चल जाएगा। ए सेंट अ हॉर्स बाय रेलवे ऑन इट्स अराइवल एट द डेस्टिनेशन देयर वाज नो टू रिसीव इट। The railway company bound to take responsible step to keep the horse alive was an agent of the necessity of A। इसमें क्या है कि ए ने एक हॉर्स को रेलवे के ज़रिए सेंड किया दूसरी जगह पे, एंड जब यहाँ पे उसे अराइव करना था, उसे रिसीव करना था, तब उसे रिसीव करने के लिए कोई भी वहाँ पे नहीं था। देन हेयर रेलवे कंपनी इज़ बाउंड टू टेक रिस्पॉन्सिबल स्टेप। यहाँ पे जो रेलवे कंपनी बाउंड हो गई है कि वो रीजनेबल स्टेप उठाए और फिर ताकि घोड़े को कोई नुकसान ना हो, और फिर उन्हें एज एन एजेंट काम करना पड़ेगा। वो ये उनके लिए ज़रूरत बन गई है कि हाँ उन्हें घोड़े की देखभाल करनी ही पड़ेगी एज एन एजेंट ऑफ बी ए के एजेंट की तरह काम करना पड़ेगा, उसके घोड़े की देखभाल करनी पड़ेगी जब तक घोड़ा उसके पास नहीं पहुंचा तब तक। अभी जो देखेंगे एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, वेयर अ पर्सन नॉट हैविंग एनी अथॉरिटी एक्ट एज एजेंट और एक्ट बाउंड इट अथॉरिटी, देन द पर्सन इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट विद द agent in respect of such authority, but the principal can ratify the agent। उसके बाद एक मिनट घूम हो गया। ratify the agent's transaction and accept liability in this way an agency by ratification arise। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन में क्या होता है गाइस, पर्सन नॉट वेयर अ पर्सन नॉट हैविंग अथॉरिटी, जहाँ पे पर्सन को कोई अथॉरिटी नहीं होती है कि वो एज एन एजेंट एक्ट करे, बट कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो उन्हें उनकी जो अथॉरिटी है उन्हें बाउंड कर देती है कि हाँ उन्हें एक्ट करना ही पड़ेगा, और अथॉरिटी उनकी बन गई है वहाँ पे। ऐसे कुछ सिचुएशन हो जाती है कि उन्हें एक्ट करना ही पड़ जाता है। देन द प्रिंसिपल इज़ नॉट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, और वहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है जिसके लिए वो एक्ट कर रहे हैं वो बाउंड नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट में, ताकि वो एजेंट की अथॉरिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बाउंड नहीं होता। बट द प्रिंसिपल कैन रेक्टिफाई द एजेंट ट्रांजेक्शन, पर जो प्रिंसिपल है वो एजेंट की जो भी उसने ट्रांजेक्शन की है वो उनके लिए रेक्टिफाई कर सकता है, एंड अपनी जो लायबिलिटी है वो एक्सेप्ट कर लेता है। और यहाँ पे जो एजेंसी क्रिएट होगी वो होगी एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, मतलब कि अगर कोई हमें एक्ट करने की अथॉरिटी नहीं है एज एन एजेंट, बट कुछ एक्ट ऐसे हमें बाउंड कर देते हैं, हमारी अथॉरिटी को बाउंड कर देते हैं कि हाँ हमें एक्ट करना ही पड़ रहा है, और वहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा वो बाउंड नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट में, बट वो हमारे यहाँ एजेंट ने जो भी ट्रांजैक्शन की है उन्हें रेक्टिफाई करेगा और अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट कर लेता है। और यहाँ पे जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एजेंसी बनती है, वो होती है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। तो गाइज़ आज का टॉपिक हमारा यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द एजेंट।
तो होप आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट में पूछ सकते हो आप मुझसे, मैं आंसर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। थैंक यू गाइस।